Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary. The Explosive Act विस्फोटक अधिनियम 1884 चल रहा है। सेक्शन 5A तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम आगे के सेक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको भी MPADPO की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 डील करता है पावर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर, पोजेशन और इम्पोर्टेशन ऑफ स्पेशली डेंजरस एक्सप्लोसिव। विशेषतः खतरनाक विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे या आयात को प्रतिषिद्ध करने की केंद्र सरकार की शक्ति। तो सेक्शन 6 में किस चीज़ का प्रोहिबिशन किया जा रहा है, किस चीज़ को प्रतिषेध किया जा रहा है? जो डेंजरस एक्सप्लोजिव्स हैं, जो खतरनाक विस्फोटक पदार्थ हैं, उनके आयात, उनके पोजेशन, उनके मैन्युफैक्चर को प्रोहिबिट करने की शक्ति किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। सेक्शन 5 में हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 5 में एक्सप्लोजिव्स के इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, यूज, सेल, पोजेशन, मैन्युफैक्चर और लाइसेंस वगैरह की लिए रूल्स बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी। और सेक्शन 6 में हमें पढ़ना है कि जो डेंजरस एक्सप्लोजिव्स हैं उनके मैन्युफैक्चर, पोजेशन या इम्पोर्टेशन पर जो प्रोहिबिशन करने की शक्ति है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है। अभी तक की मेन अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। सब सेक्शन 1 देखिए। Notwithstanding anything in the rules under the last foregoing section, the central government may from time to time by notification in the official gazette prohibit either absolutely or subject to conditions the manufacture, possession or importation of any explosives which is of so dangerous a character that in the opinion of the central government it is expedient for the public safety to issue the notification. अंतिम पूर्वगामी धारा के अधीन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार समय समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे विस्फोटक के विनिर्माण, कब्जे या आयात को या तो पूर्णतः या शर्तों के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेगी जो इतने खतरनाक प्रकार का है कि केंद्र सरकार की राय में लोक सुरक्षा के लिए समीचीन है कि अधिसूचना जारी की जाए। सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि जो हमने अभी तक के जितने सेक्शन पढ़े, ठीक है, उनमें किसी भी बात के होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति है कि वो टाइम टू टाइम ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा रूल्स बना सकेगी। किसके रिगार्डिंग? प्रोहिबिट करने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए ऐसे एक्सप्लोजिव्स के इम्पोर्टेशन के लिए, ऐसे विस्फोटक, ठीक है, जिनका आयात या मैन्युफैक्चर या पोजेशन करना या तो वो पूरी तरीके से एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर सकेगी या फिर उनके मैन्युफैक्चर, पोजेशन या इम्पोर्टेशन पर कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकती है। ठीक है। कैसे एक्सप्लोजिव पे? जो डेंजरस हैं, जो खतरनाक प्रवृत्ति के हैं। ठीक है। जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की राय है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ऐसे एक्सप्लोजिव्स को प्रोहिबिट करने के लिए रूल्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है। सबसेक्शन 2 देखिए। द कस्टम एक्ट 1962 shall have effect in relation to any explosive with regard to the importation of which a notification has been issued under this section and the vessel, carriage or aircraft containing such explosive as that act has in relation to any article, the importance of which is prohibited or regulated thereunder and the vessel, carriage or aircraft containing such article. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 का किसी ऐसे विस्फोटक के संबंध में जिसके आयात की बाबत इस धारा के अधीन अधिसूचना जारी की गई है और उस विस्फोटक को अंतर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में वही प्रभाव होगा जैसा किसी ऐसी चीज़ के संबंध में जिसका आयात उसके अधीन प्रतिषिद्ध या विनियमित है और ऐसी चीज़ को अंतर्विष्ट करने वाले जलयान, गाड़ी या वायुयान के संबंध में उस अधिनियम का है। सब सेक्शन 2 कह रहा है कि कस्टम एक्ट का ऐसे डेंजरस एक्सप्लोजिव के रिलेशन में, उसके आयात के संबंध में, ठीक है, वही इफेक्ट होगा इस सेक्शन के अंतर्गत जो कि कस्टम एक्ट के अंतर्गत है। ठीक है। किसी भी वेजल, कैरेज या एयरक्राफ्ट जो कि कंटेन कर रहे हैं ऐसे एक्सप्लोजिव जो डेंजरस हैं, जो पब्लिक सेफ्टी के लिए सही नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसे एक्सप्लोजिव्स के रिगार्डिंग कस्टम एक्ट का वही इफेक्ट होगा जो कि कस्टम एक्ट के अंतर्गत एक्सप्लोजिव्स के प्रोहिबिट या रेगुलेट करने के लिए होता है। ठीक है। चलिए आ जाइए सेक्शन 6A पे। डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर, पोजेशन, सेल और ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव्स बाय यंग पर्सन एंड सर्टेन अदर पर्सन्स। ठीक है। युवा व्यक्तियों और
कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा विस्फोटकों के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय या परिवहन पर प्रतिषेध। ठीक है, सेक्शन 6 में तो डेंजरस एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर पोजीशन पर ही प्रतिषेध लगा दिया। ठीक है, या तो पूरी तरीके से लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट या उस पर कुछ कंडीशन इम्पोज करके। लेकिन सेक्शन 6A कह रहा है जो यंग पर्सन्स हैं, ये युवा व्यक्ति हैं, और जो सर्टेन अदर पर्सन्स यानी कि कुछ अन्य व्यक्ति हैं जो कि अभी हम आगे सेक्शन के में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनको स्पेशली किस किस को प्रोहिबिट कर रहा है, एक तो यंग पर्सन और दूसरा सर्टेन अदर पर्सन्स। ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार के लोगों को मना कर रहा है। कौन से पर्सन्स हैं वो देखते हैं हम। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, इस एक्ट के जो पहले प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें किसी बात के होते हुए नो पर्सन, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हु हैज़ नॉट कम्प्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है। ठीक है, क्लॉज 2 कह रहा है हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मॉरल टर्पिट्यूड for a term not less than 6 months at any time during a period of 5 years after the expiration of the sentence। दूसरा व्यक्ति कौन है? ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जिसको पनिशमेंट दी गई है, जिसको कन्वर्ट किया गया है किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो कि वायलेंस या मॉरल टर्पिट्यूड का है और जिसकी सज़ा जो है वो 6 महीने से कम की नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, उनका जो पनिशमेंट है उसके पूरा होने के 5 साल तक ऐसे व्यक्तियों को प्रोहिबिट किया गया है इस सेक्शन के अंतर्गत कि वो किसी भी एक्सप्लोजिव का मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल, पोजेशन कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्लॉज 3 देखो, हु हैज़ बीन ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट अंडर चैप्टर 8 ऑफ CRPC 1973 a bond for keeping the peace or for good behavior at any time during the term of the bond। ठीक है, और ऐसे व्यक्तियों को प्रोहिबिट कर रहा है जो CRPC के चैप्टर 8 के अंतर्गत कोई उन्होंने ऐसा बॉन्ड फिल किया था चैप्टर 8 के अंतर्गत कि वो सोसाइटी में शांति बनाए रखें और गुड बिहेव करें। ठीक है, तो उस बॉन्ड के टर्म के ड्यूरिंग वो व्यक्ति जो है वो प्रोहिबिट किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत कि वो किसी भी तरीके का एक्सप्लोजिव नहीं बनाएगा। क्लॉज 4 देखो, हुज लाइसेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कैंसल्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1978, ये अमेंडमेंट एक्ट है, फॉर contravention of the provision of this act or of the rules made thereunder at any time during a period of 5 years from the date of cancellation of such license shall, जिसका इस एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है। ठीक है, और ऐसा लाइसेंस चाहे इंडियन एक्सप्लोसिव अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले कैंसिल किया गया हो या उसके बाद कैंसिल किया गया हो। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने इस एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन किया हो, ठीक है, उसके लाइसेंस कैंसिल होने के 5 साल के दौरान अगर उस व्यक्ति ने इस एक्ट के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया हो तो ऐसे व्यक्तियों को सेक्शन 6A क्या कर रहा है? प्रोहिबिट कर रहा है। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट any explosive or possess any such explosive as the central government may having regard to the nature thereof by notification in the official gazette specify। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी भी एक्सप्लोजिव का मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेगा। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि वो ऐसे किसी एक्सप्लोजिव को पोजीशन में नहीं रखेगा, कब्जे में नहीं रखेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एक्सप्लोजिव के नेचर को, उसके कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई किया है। ठीक है, अब क्लॉज बी देखो, नो पर्सन शेल सेल, डिलीवर और डिस्पैच एनी एक्सप्लोजिव टू अ पर्सन whom he knows or has reason to believe at the time of such sale, delivery or dispatch to be prohibited under clause A to manufacture, sell, transport, import, export or possess such explosive or to be of unsound mind। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्लॉज ए में जो व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है, जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है या फिर जो किसी ऑफेंस के लिए जो कि वायलेंस या मॉरल टर्पिट्यूड का है उसके लिए सेंटेंस किए गए हैं, ठीक है, या जो CRPC के चैप्टर 8 के अंतर्गत किसी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, या जिनका लाइसेंस कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी व्यक्ति एक्सप्लोजिव जो है, विस्फोटक पदार्थ है, वो ना तो वो बेचेगा, ना डिलीवर करेगा, ना डिस्पैच करेगा, जिसको उसका विश्वास रखने का कारण है कि वो क्लॉज ए के अंतर्गत प्रोहिबिटेड किया गया है किसी एक्सप्लोजिव को
बनाने में, उसको बेचने में, उसका ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या पजेस करने में, ठीक है, या फिर वो व्यक्ति जो है वो अनसाउंड माइंड का है। 6 से अच्छे से क्लियर हुआ, एक बार हिंदी में पढ़ लो। इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है या जो किसी अपराध के लिए जिसमें हिंसा या नैतिक अधमता, ठीक है, वायलेंस या मॉरल टर्पिट्यूड अंतर्ग्रस्त हो, दोष सिद्धि पर कम से कम 6 मास की अवधि के लिए दंडादेश किया गया है। दंडादेश की समाप्ति के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय या जिसे परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन बंधपत्र निष्पादित करने के लिए आदेश दिया गया। बंधपत्र की अवधि के दौरान किसी भी समय या जिसकी अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को उल्लंघन के लिए भारतीय विस्फोटक संशोधन अधिनियम 1978 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात इस अधिनियम के अधीन रद्द कर दी गई है। ऐसी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय किसी भी विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन या आयात या निर्यात नहीं करेगा या किसी ऐसे विस्फोटक को कब्जे में नहीं रखेगा जैसे केंद्र सरकार उसकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। और क्लॉज बी कह रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास ये विश्वास करने का कारण है कि ऐसे विक्रय, परिधान या प्रेषण के समय खंड का के अधीन विस्फोटक का विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, आयात, निर्यात करने या उसे कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध है या वह अनसाउंड माइंड का है, विकृत चित्त है, किसी विस्फोटक का विक्रय, परिधान या प्रेषण नहीं करेगा। क्लियर है, ठीक है। क्लॉज ए में जो आपके 4 पॉइंट दिए गए हैं ना, इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन 6B डील कर रहा है ग्रांट ऑफ लाइसेंस से, अनुज्ञप्तियों का अनुदत्त किया जाना, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लोजिव के लिए लाइसेंस की बात की गई। सब सेक्शन 1 where a person makes an application for license under section 5, the authority prescribed in the rules made under that section for grant of licenses hereinafter referred to in this act as the licensing authority, after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall subject to the other provision of this act by order in writing either grant the license or refuse to grant the same। जहाँ कोई व्यक्ति धारा 5 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता है, वहाँ अनुज्ञप्तियों के अनुदत्त किए जाने के लिए उस धारा के अधीन बनाए गए नियमों में विहित प्राधिकारी, जिसे इस नियम में इसके पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है, ऐसी जांच यदि कोई हो जो आवश्यक समझे, करने के पश्चात इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए लिखित आदेश द्वारा या तो अनुज्ञप्ति कर सकेगा या अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा। सेक्शन 6B का सबसेक्शन 1 ये कह रहा है कि जहाँ कोई पर्सन सेक्शन 5 के अंतर्गत लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन बनाता है और सेक्शन 5 में जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की जाए रूल्स में, तो वो अथॉरिटी इंक्वायरी करने के बाद यदि कोई इंक्वायरी करनी हो और अगर वो ज़रूरी समझे तो वो राइटिंग में, ठीक है, लिखित में आदेश के द्वारा या तो लाइसेंस को ग्रांट कर सकती है या फिर उस लाइसेंस को रिफ्यूज़ कर सकती है, ठीक है। लाइसेंस दे भी सकती है और लाइसेंस देने से मना भी कर सकती है, ठीक है। चलो सब सेक्शन 2 देखो। The license authority shall grant a license where it is required for the purpose of manufacture of explosive if the licensing authority is satisfied that the person by whom license is required possesses technical know-how and experience in the manufacture of explosives or has in his employment or undertakes to employ a person or persons possessing such technical know-how and experience, or clause B where it is required for any other purpose if the license authority is satisfied that the person by whom license is required has a good reason for obtaining the same। अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित दशा में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करेगा, ठीक है। यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो किस कंडीशंस पर लाइसेंस ग्रांट करेगी, वो कंडीशंस हमें यहाँ पे क्लॉजेस में दी गई हैं। का कह रहा है जहाँ विस्फोटकों के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित हो, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है विस्फोटकों के विनिर्माण का तकनीकी व्यवहार ज्ञान और अनुभव रखता है या उसके नियोजन में ऐसे तकनीकी व्यवहार ज्ञान रखने वाले या अनुभव प्राप्त व्यक्ति हैं या वह ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करने के लिए वचनबद्ध है या
जहाँ किसी अन्य प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, वहाँ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा की गई है उसे प्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है। सबसेक्शन 2 कह रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस ग्रांट करेगी इन कंडीशंस पे जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में दी गई हैं, जहाँ पर लाइसेंस के लिए रिक्वायर किया गया है, ठीक है, जहाँ पर किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन बनाई है लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए एक्सप्लोजिव्स के मैन्युफैक्चर के लिए, उसके निर्माण के लिए, ठीक है। और यदि लाइसेंस अथॉरिटी जो है सेटिस्फाइड हो जाती है कि ऐसा व्यक्ति जिसने लाइसेंस की डिमांड की है, ठीक है, तो वो टेक्निकल नॉलेज रखता है, एक्सपीरियंस रखता है एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर में, ठीक है, या वो जो एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयमेंट में ऐसे व्यक्ति हैं जो टेक्निकल नॉलेज या एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर में, विस्फोटक के विनिर्माण में, ठीक है। और क्लॉज बी में है कि जहाँ कोई लाइसेंस अदर पर्पस के लिए रिक्वायर किया जाता है और अगर लाइसेंस अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है कि वो व्यक्ति जिसने लाइसेंस की डिमांड की है उसके पास एक अच्छा रीज़न है उस लाइसेंस को ऑब्टेन करने का, तो भी उस व्यक्ति को लाइसेंस ग्रांट किया जा सकता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर है सेक्शन 6 भी। चलिए आ जाइए सेक्शन 6C पे, डील करता है रिफ्यूज़ल ऑफ लाइसेंस, ठीक है, अनुज्ञप्तियों के लिए इनकार करना। Subsection 1. Notwithstanding anything contained in Section 6B, the license authority shall refuse to grant a license where such license is required in respect of any prohibited explosive or where such license is required by a person whom the licensing authority has reason to believe to be prohibited by this act or by any other law for the time being in force to manufacture, possess, sell, transport, import or export any explosive or to be of unsound mind or to be for any reason unfit for a license under this act or where the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or for public safety to refuse to grant such license। धारा 6 खा में किसी बात के होते हुए भी अनुज्ञापन प्राधिकारी निम्नलिखित दशाओं में अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर सकेगा जहां ऐसी अनुज्ञप्ति किसी प्रतिषिद्ध विस्फोटक के संबंध में अपेक्षित है। जहाँ किसी ऐसी अनुज्ञप्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने अपेक्षा की है जिसके बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह किसी ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण करने, उसे कब्जे में रखने, उसका विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात करने से इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या विकृत चित्त है या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए किसी अन्य कारणवश अनुपयुक्त है या जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति की सुरक्षा या लोक सुरक्षा के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार करना आवश्यक समझे। अब रिफ्यूज़ल किस कंडीशन में होगा? सेक्शन 6B में किसी भी बात के होते हुए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस को रिफ्यूज़ कर सकती है, लाइसेंस देने से मना कर सकती है। किस कंडीशन पे? कोई व्यक्ति ऐसे एक्सप्लोजिव का, ऐसे विस्फोटक का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन बना रहा है जो कि प्रोहिबिटेड एक्सप्लोजिव है, ठीक है, जो कि प्रतिषेध एक्सप्लोजिव है, ऐसे केस में भी रिफ्यूज़ कर सकती है। क्लॉज बी, जहाँ पर लाइसेंस ऐसे व्यक्ति के द्वारा रिक्वायर किया जा रहा है जहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ये विश्वास करने का कारण है कि वो एक्सप्लोजिव जो है इस एक्ट के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया है या किसी अदर लॉ के द्वारा प्रोहिबिट कर दिया गया है उसके मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। या फिर जो व्यक्ति लाइसेंस के लिए डिमांड कर रहा है वो अनसाउंड माइंड का है या किसी भी कारणवश इस एक्ट के अंतर्गत वो लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए अनफिट है, ठीक है। और क्लॉज सी कह रहा है जहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ऐसे ज़रूरी समझे कि वो लाइसेंस जो है वो पब्लिक पीस, लोक शांति या पब्लिक सेफ्टी के पर्पस के लिए सही नहीं है तो ऐसे केस में भी वो लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। सबसेक्शन 2 देखो, वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिफ्यूजेस टू ग्रांट अ लाइसेंस to any person it shall record in writing the reason for such refusal and furnish to that person on demand a brief statement of the same unless in any case the licensing authority is of opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement। जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार कर देता है वहां वह ऐसे इनकार करने का कारण लेखबद्ध करेगा और उस व्यक्ति द्वारा मांग की जाने पर उसका एक संक्षिप्त कथन उसको देगा जब तक कि किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय ना हो कि ऐसे कथन का दिया जाना लोकहित में नहीं होगा।
तो सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है लाइसेंस ग्रांट करने को किसी व्यक्ति के लिए रिफ्यूज़ कर देगी, इनकार कर देगी, तो वो उसको रिफ्यूज़ करने के जो रीज़न्स हैं, ठीक है, वो उसको लिखित में देगी कि उसने किस ग्राउंड पर उसका लाइसेंस जो है रिफ्यूज़ किया है, ठीक है। और अगर व्यक्ति डिमांड करता है कि उसको एक ब्रीफ स्टेटमेंट दिया जाए लाइसेंस के रिफ्यूज़ करने के लिए, ठीक है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो उसको ब्रीफ स्टेटमेंट देगी। लेकिन अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को लगता है कि ऐसा स्टेटमेंट देना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, लोक हित में नहीं है, तो वो ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं देगी। क्लियर है? चलो आ जाओ सेक्शन 6D पे। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज कंडीशन इन एडिशन टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। विहित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें अधिरोपित करने के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी सक्षम है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट है प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन में, जो कंडीशन दी गई हैं उसमें कुछ कंडीशंस को वो ऐड कर सकती है। कौन? लाइसेंसिंग अथॉरिटी। किस में दिया है? सेक्शन 6D में। अ लाइसेंस granted under section 6B may contain in addition to prescribed conditions such other condition as may be considered necessary by the licensing authority in any particular case। धारा 6 के अधीन अनुदत्त की गई अनुज्ञप्ति में विहित शर्तों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट हो सकेंगी जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किसी विशेष मामले में आवश्यक समझी जाएंगी। तो सेक्शन 6B के अंतर्गत जब लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा, ठीक है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी उन कंडीशंस पे कुछ और कंडीशंस भी ऐड कर सकती है, ठीक है, किसी एक्सप्लोजिव के रिगार्डिंग, जैसा कि वो ठीक समझे किसी भी पर्टिकुलर केस में। तो हमें सेक्शन 6D में सिर्फ ये याद रखना है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो कॉम्पिटेंट होगी कंडीशन इम्पोज करने के लिए। चलो आ जाओ सेक्शन 6E पे। डील कर रहा है वेरिएशन, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंसेस। अनुज्ञप्तियों में परिवर्तन, उनका निलंबन और प्रतिसंहरण। तो अभी जो लाइसेंस ग्रांट किया है सेक्शन 6B में, उस लाइसेंस का वेरिएशन किया जा सकता है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, सस्पेंशन किया जा सकता है, उसको निलंबित किया जा सकता है, और ठीक है, ऐसा लाइसेंस जो है वो रिवोक भी किया जा सकता है। सब सेक्शन 1 देखो। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में वेरी द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच अ लाइसेंस हैज़ बीन ग्रांटेड एक्सेप्ट सच ऑफ दैम as have been prescribed and may for that purpose require the holder of license by notice in writing to deliver up the license to it within such time as may be specified in the notice। अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित शर्तों के सिवाय उन शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा जिसके अद्य दिन रहते हुए अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है, और उस प्रयोजन के लिए लिखित सूचना द्वारा अनुज्ञप्ति के धारक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसे अनुज्ञप्ति समर्पित कर दे। सबसेक्शन 1 कह रहा है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी उन कंडीशंस के सिवाय जो लाइसेंस में ऑलरेडी दी गई हैं उनके अलावा कुछ और कंडीशंस पे चेंजेस कर सकेगा, और ऐसे चेंजेस करने के लिए वो लाइसेंस होल्डर से ये अपेक्षा कर सकेगा कि वो स्पेसिफाइड टाइम में अपना जो लाइसेंस है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को डिलीवर कर दे, उसको समर्पित कर दे। सबसेक्शन 2 कह रहा है द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ऑल्सो वेरी द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट सच ऑफ देम एज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। अनुज्ञापन प्राधिकारी विहित शर्तों के सिवाय अनुज्ञप्ति की शर्तों में भी अनुज्ञप्ति के धारक के आवेदन पर परिवर्तन कर सकेगा। तो सबसेक्शन 2 कह रहा है जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस होल्डर की एप्लीकेशन पे, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस है उसकी एप्लीकेशन पर कंडीशंस में क्या है चेंजेस कर सकता है, उन कंडीशंस के सिवाय जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब की गई हैं लाइसेंस में, ठीक है। सबसेक्शन 3 देखो। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में बाय ऑर्डर इन राइटिंग सस्पेंड अ लाइसेंस फॉर सच अ पीरियड एज इट थिंक्स फिट और रिवोक अ लाइसेंस if the licensing authority is satisfied that the holder of the license is prohibited by this act or by any other law for the time being in force to manufacture, possess, sell, transport, import or export any explosive or is of unsound mind or is for any reason unfit for a license under this act। अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकेगा जैसा वो ठीक समझे या अनुज्ञप्ति को प्रतिशत कर सकेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्ति का धारक ऐसे विस्फोटक का विनिर्माण, कब्जा, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात करने के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है या वह विकृत चित्त है या किसी अन्य कारण इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए अनुपयुक्त है,
ठीक है। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लिखित आदेश के द्वारा लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है किसी ऐसे पीरियड के लिए जैसा कि वो ठीक समझे, ठीक है, या उसको रिवोक कर सकती है। यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसका समाधान हो जाता है कि जो लाइसेंस होल्डर है वो इस एक्ट के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है या किसी अदर लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया गया है उस एक्सप्लोजिव के मैन्युफैक्चर, पजेस, सेल, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, या फिर वो अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, या फिर वो इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी ऐसे रीज़न से अनफिट है उस लाइसेंस को होल्ड करने के लिए। क्लॉज बी कह रहा है इफ़ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी डीम इट नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द पब्लिक पीस और फॉर पब्लिक सेफ्टी टू सस्पेंड और रिवोक द लाइसेंस। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी लोक शांति की सुरक्षा के लिए या लोक सुरक्षा के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिहत करना आवश्यक समझता है, तो यदि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो पब्लिक पीस मेंटेन करने के लिए या पब्लिक सेफ्टी के लिए ज़रूरी समझता है कि ऐसा लाइसेंस जो है वो सस्पेंड या रिवोक कर दिया जाना चाहिए, तो वो ऐसे लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक कर सकता है। क्लॉज सी कह रहा है इफ़ द लाइसेंस वॉज ऑब्टेन्ड बाय द सप्रेशन ऑफ मटीरियल इंफॉर्मेशन or on the basis of wrong information provided by the holder of the license or any other person on his behalf at the time of applying for the license, or if any of the condition of the license has been contravened, or if the holder of the license has failed to comply with the notice under subsection 1 requiring him to deliver up the license। यदि अनुज्ञप्ति किसी तात्विक सूचना को छिपाकर या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करते समय अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई गलत सूचना के आधार पर प्राप्त की गई है, या यदि अनुज्ञप्ति के शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया है या अनुज्ञप्ति का धारक उपधारा 1 के अधीन उस सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है जिसके द्वारा उससे अनुज्ञप्ति समर्पित करने की अपेक्षा की गई है, तो भी लाइसेंस को रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। यदि कोई लाइसेंस प्राप्त किया गया है किसी गलत इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है, या उस व्यक्ति के बिहाफ में किसी अदर पर्सन ने कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, और तब वो लाइसेंस उसको ग्रांट हुआ है, तो भी उस लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है। या लाइसेंस में दी गई जो कंडीशंस हैं उनमें से किसी बात का अगर उल्लंघन किया जाता है तो भी लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। और अगर लाइसेंस होल्डर जो है वो सबसेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिस को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, ठीक है, या फिर जब जहाँ सबसेक्शन 1 में उससे लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बोला था कि लाइसेंस जो है अपना समर्पित कर दे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, और वो डिलीवर नहीं करता है, तो भी उसका लाइसेंस जो है वो रिवोक किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ऑल्सो रिवोक अ लाइसेंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर देयर ऑफ, ठीक है। अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति के धारक के आवेदन पर भी अनुज्ञप्ति को प्रतिहत कर सकता है, ठीक है। तो जो लाइसेंस होल्डर है उसके एप्लीकेशन पर भी रिवोक किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 वेयर द लाइसेंसिंग अथॉरिटी मेक्स एन ऑर्डर वेरिंग द कंडीशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 1 और एन ऑर्डर सस्पेंडिंग or revoking a license under subsection 3, it shall record in writing the reasons therefore and furnish to the holder of the license on demand a brief statement of the same, unless in any case the licensing authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement। जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी उपधारा 1 के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन करने का कोई आदेश या उपधारा 3 के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहत करने का कोई आदेश करता है, तो वह उसके कारण लेखबद्ध करेगा और अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा मांग की जाने पर उसका एक संक्षिप्त कथन उसको देगा, जब तक कि किसी मामले में अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय ना हो कि ऐसे कथन का दिया जाना लोकहित में नहीं होगा, ठीक है। तो जहाँ पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस के कंडीशंस को चेंज करने का आदेश दे रही है अंडर सबसेक्शन 1, या फिर लाइसेंस के सस्पेंडिंग या रिवोकिंग का ऑर्डर दे रही है अंडर सबसेक्शन 3, तो क्या रीज़न है उस लाइसेंस को रिवोक करने में या सस्पेंड करने में, तो ऐसे रीजंस जो हैं वो राइटिंग में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है, और लाइसेंस होल्डर को फर्निश किए जाएंगे। अगर लाइसेंस होल्डर की डिमांड पर वो चाहता है कि वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो एक उसको ब्रीफ स्टेटमेंट दे उसको लाइसेंस रिवोक या सस्पेंड करने के लिए, और अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ये ओपिनियन है कि ऐसा ब्रीफ स्टेटमेंट देना पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो वो ब्रीफ स्टेटमेंट नहीं देगा, अदरवाइज वो लाइसेंस होल्डर को ब्रीफ स्टेटमेंट दे सकता है। सबसेक्शन 6 अ कोर्ट कन्विक्टिंग द होल्डर ऑफ अ लाइसेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट or the rules made thereunder may also suspend or revoke a license।
इस अधिनियम में या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए अनुज्ञप्ति के धारक को दोष सिद्ध करने वाला न्यायालय अनुज्ञप्ति को निलंबित या प्रतिसंहृत भी कर सकेगा। यदि लाइसेंस होल्डर को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है किसी कोर्ट ने, ठीक है, या फिर इस एक्ट के अंतर्गत बनाए गए रूल्स के अंतर्गत उसने कोई ऑफेंस किया है, तो भी उसका लाइसेंस जो है रिवोक या सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक जोड़ गया है प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट इफ द कन्विक्शन इज सेट असाइड ऑन अपील और अदरवाइज द सस्पेंशन और रिवोकेशन शैल बिकम वॉइड। परंतु यदि दोष सिद्धि अपील में या अन्यथा अपास कर दी जाती है तो निलंबन या प्रतिसंहरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजो ये कह रहा है यदि ऐसा कन्विक्शन जो है वो सेट असाइड हो जाता है अपील पर या अदरवाइज, तो जो सस्पेंशन या रिवोकेशन होगा लाइसेंस का वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सब सेक्शन 7 पे आ जाइए। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन अंडर सब सेक्शन 6 में ऑल्सो बी मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। उपधारा 6 के अधीन निलंबन या प्रतिसंहरण का आदेश अपील न्यायालय या पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है सब सेक्शन 7। लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ साथ किसको पावर दे दी गई यहाँ पर? अपीलेट कोर्ट को और किसको? हाई कोर्ट को। ठीक है, किसके रिगार्डिंग? लाइसेंस के रिवोकेशन या सस्पेंशन के आदेश के लिए जो सब सेक्शन 6 के अंतर्गत बनाया गया है वो अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा भी बनाया जा सकता है जब वो अपने रिवीजन के पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। सब सेक्शन 8 देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन ऑफिशियल गजेट सस्पेंड और रिवोक और डायरेक्ट एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू सस्पेंड और रिवोक ऑल और any licenses granted under this act throughout India or any part thereof। केंद्रीय सरकार समस्त भारत या उसके किसी भाग में इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त सभी या किन्हीं अनुज्ञप्तियों को शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा निलंबित या प्रतिसंहृत कर सकेगी या निलंबित या प्रतिसंहृत करने के लिए किसी अनुज्ञापन प्राधिकारी को निर्देश दे सकेगी। ठीक है, सब सेक्शन 8 क्या कह रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजेट में ऑर्डर के द्वारा सस्पेंड या रिवोक कर सकती है किसी लाइसेंस को या उसको निर्देश दे सकती है किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि किसी लाइसेंस को सस्पेंड या रिवोक कर लिया जाए। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत सभी लाइसेंस को या किन्हीं लाइसेंसेस को सस्पेंड या रिवोक कर लिया जाए थ्रू आउट इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। सब सेक्शन 9 ऑन द सस्पेंशन और रिवोकेशन ऑफ अ लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन the holder thereof shall without delay surrender the license to the authority by whom it has been suspended or revoked or to such other authority as may be specified in this behalf in the order of suspension or revocation। इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण पर उसका धारक उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा वह निलंबित या प्रतिसंहृत की गई है या ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो निलंबन या प्रतिसंहरण के आदेश में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए अनुज्ञप्ति अविलंब अभ्यर्पित कर देगा। सब सेक्शन 9 कह रहा है इस सेक्शन के अंतर्गत लाइसेंस के सस्पेंशन या रिवोकेशन पर लाइसेंस होल्डर बिना किसी देर के लाइसेंसिंग अथॉरिटी को अपना लाइसेंस सरेंडर कर देगा। ठीक है, जिसके द्वारा सस्पेंड और रिवोक का आदेश दिया गया है। क्लियर है? ये वाला सेक्शन थोड़ा बड़ा है, आप एक बार इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और पॉइंट वाइज पॉइंट आप थोड़ा थोड़ा की नोट्स बना लीजिए, याद करने में आपको आसानी होगी। चलिए आ जाते हैं सेक्शन 6F पे, डील करता है अपील से। ये तो हो गया आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन, अपील। सब सेक्शन 1 एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी refusing to grant a license or varying the conditions of a license or by an order of the licensing authority suspending or revoking a license may prefer an appeal against the order to such authority hereinafter referred to as the appellate authority and within such period as may be prescribed। अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे आदेश से जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने से इनकार किया गया हो या अनुज्ञप्ति की शर्तों में परिवर्तन किया गया हो या अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे आदेश से जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति निलंबित या प्रतिसंहृत की गई हो, व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी को जिसे इसमें इसके पश्चात अपील प्राधिकारी कहा गया है और ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाए उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। तो सब सेक्शन 1 क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एग्रीव्ड है, ठीक है,
जो व्यथित है लाइसेंसिंग अथॉरिटी के आदेश से। ठीक है, अगर किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसका लाइसेंस जो है रिफ्यूज़ कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है या रिवोक कर दिया है, ठीक है, और ऐसे आदेश से व्यथित व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और सबसेक्शन 1 में क्या कह रहा है, किसके समक्ष करेगा, अपीलेट अथॉरिटी के सामने। ठीक है, और उस टाइम पीरियड में किया जाएगा जो कि प्रिस्क्राइब किए जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिमिट भी होगी अपील करने की अपीलेट अथॉरिटी के सामने। अब आ जाओ, यहाँ पर दिया हुआ है एक प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। परंतु केंद्र सरकार द्वारा या उसके निर्देशाधीन किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, यानी कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसके आदेश के अगेंस्ट तो कोई अपील की जा सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अगेंस्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसा डायरेक्शन दिया है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी अथॉरिटी ने, लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने आदेश पारित किया है लाइसेंस को रिवोक करने का, सस्पेंड करने का, तो ऐसे आदेश के अगेंस्ट अपील नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसेक्शन 1 में क्या याद रखना है कि जो अपील होगी वो अपीलेट अथॉरिटी के सामने होगी, विद इन टाइम होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपील नहीं होगी एक्सप्लोजिव एक्ट में। ठीक है, सबसेक्शन 2 देखिए, नो अपील शैल बी एडमिटेड इफ इट इज प्रेफर्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर। यदि कोई अपील उसके लिए विहित अवधि के समाप्ति के पश्चात की जाती है तो उसे ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर विद इन टाइम अगर आपने अपील की, ठीक है, तब तो उस अपील को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन अगर टाइम लिमिट जो प्रिस्क्राइब किया है वो अगर एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उस अपील को एडमिट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो भी दे दिया कि प्रोवाइडेड दैट एन अपील मे बी एडमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड देयरफॉर इफ द अपीलेंट सेटिस्फाइज द अपीलेट अथॉरिटी दैट ही हैड सफिशिएंट रीजन फॉर नॉट प्रेफरिंग द अपील विद इन दैट पीरियड। परंतु अपील उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात तभी ग्रहण की जा सकेगी जब अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का समाधान कर देता है कि उस अवधि के अंदर अपील ना करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था। ठीक है, तो सबसेक्शन 2 में तो ये बता दिया कि कोई भी अपील एडमिट नहीं होगी अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो है कि अगर जो अपीलेंट है, ठीक है, जो अपील कर रहा है वो अपीलेट अथॉरिटी को सेटिस्फाई कर देता है कि उसके पास कुछ सफिशिएंट कॉज से, सफिशिएंट रीज़न थे जिसकी वजह से वो विद इन टाइम अपील फाइल नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में अपीलेट अथॉरिटी के समक्ष जो है पीरियड एक्सपायर होने के बाद भी अपील की जा सकती है। सबसेक्शन 3 देखिए, द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड फॉर एन अपील शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन देयर अंडर। अपील के लिए विहित अवधि की संगणना परिसीमा अधिनियम 1963 के उन उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो उसके अधीन परिसीमा काल की संगणना के लिए है। तो जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया है अपील के लिए, ठीक है, किसके लिए, अपील के लिए जो पीरियड प्रिस्क्राइब किया है वो लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि जो अपील के लिए प्रिस्क्राइब पीरियड है वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही उसका कंप्यूटेशन किया जाएगा। सबसेक्शन 4 देखिए, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय अ petition in writing and shall be accompanied by a brief statement of the reasons for the order appealed against, where such statement has been furnished to the appellant and by such fee as may be prescribed। इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील लिखित अर्जी द्वारा की जाएगी और जहां उस आदेश के जिसके विरुद्ध अपील की गई है कारणों का संक्षिप्त कथन अपीलार्थी को दिया गया है, वहां ऐसा संक्षिप्त कथन और ऐसी फीस जो विहित की जाए उसके साथ होगी। अब देखिए अपील के साथ साथ क्या अटैच होगा। सबसे पहली बात, जो अपील होगी वो राइटिंग में होगी, लिखित में होगी इस सेक्शन के अंतर्गत। और क्या क्या उसके साथ लगाया जाएगा अपील के साथ, ब्रीफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो जहाँ लाइसेंस अथॉरिटी ब्रीफ स्टेटमेंट देता था ना लाइसेंस होल्डर को, कहाँ पढ़ा था हमने, सेक्शन 6C के सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि अगर लाइसेंस होल्डर जो है वो डिमांड करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी से कि उसको जो लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, उसका रिफ्यूज़ल करने के लिए उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी से ब्रीफ स्टेटमेंट का डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी यहाँ पर ब्रीफ स्टेटमेंट दे भी रही है उस व्यक्ति को यदि
ऐसा ब्रीफ स्टेटमेंट जो है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात हो गई सबसेक्शन 4 में कि जो अपील है वो राइटिंग में होगी, और उसके साथ साथ जो ब्रीफ स्टेटमेंट दिया था लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने, रीजंस दिए थे ब्रीफ स्टेटमेंट में कि क्यों उसका लाइसेंस रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, तो वो ब्रीफ स्टेटमेंट भी उसके साथ अटैच करेगा, और ऐसी फीस जो प्रिस्क्राइब की जाए उस अपील के साथ होगी। सबसेक्शन 5 देखो, In disposing of an appeal, the appellate authority shall follow such procedure as may be prescribed. Proviso क्या है? Provided that no appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of being heard. अपील का निपटारा करने में अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए, और प्रोविजो कह रहा है परंतु किसी अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुनवाई का युक्त अवसर ना दे दिया गया हो। तो अपीलेट अथॉरिटी अपील को उसी मैनर में डिस्पोज करेगी जैसा कि जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है, लेकिन कोई भी अपील अपीलेंट को बिना सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं डिस्पोज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपीलेंट है उसको ज़रूर सुना जाएगा। ठीक है, सबसेक्शन 6 देखिए, द ऑर्डर अपील्ड against shall unless the appellate authority conditionally or unconditionally directs otherwise be in force pending the disposal of the appeal against such order। वह आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है जब तक कि अपील प्राधिकारी सशर्त या बिना शर्त अन्यथा निर्देश ना दे, ऐसे आदेश के विरुद्ध की गई अपील का निपटारा होने तक प्रवृत्त रहेगा। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था उस व्यक्ति को, लाइसेंस को रिफ्यूज़ कर दिया था उसके, तो वो आदेश जो है वो तब तक फोर्स में रहेगा, तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि उस अपील का निपटारा ना हो जाए उस अपीलेट अथॉरिटी द्वारा कुछ कंडीशंस लगा के या बिना कंडीशंस के। ठीक है, सबसेक्शन 7 देखिए, एवरी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी कन्फर्मिंग, मॉडिफाइंग और रिवर्सिंग द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट शैल बी फाइनल। ऐसे आदेश की जिसके विरुद्ध अपील की गई है पुष्टि करने वाला, उसे उपांतरित करने या उलटने वाला अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा। अपीलेट अथॉरिटी का प्रत्येक आदेश, ठीक है, ऐसे आदेश की जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, अपीलेट अथॉरिटी का प्रत्येक आदेश, चाहे वो उस ऑर्डर को कंफर्म कर रहा हो, चाहे उसको मॉडिफाई कर रहा हो या उस ऑर्डर को रिवर्स कर रहा हो, ठीक है, सभी तरीके के अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर जो हैं वो फाइनल होंगे। क्लियर है? आई होप आप लोगों को सेक्शन 6A to 6F अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।